P1 naught इज इक्वल टू W2M1/M2 इंटू W1। यही फॉर्मूला आया था ना, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ किसको दिखाती है वो भी मैंने आपको दिखा दी है कि नहीं। यहाँ पर जो P1 नॉट है ऊपर नीचे, वो क्या दिखा रहा है आपको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो P है P, वो क्या दिखा रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर उसको आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों क्या होता है? सेम ही होता है ना। क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नॉन मोलर है ना। फिर उसमें जो W2 और W1 है वो मास है, क्या बेटा? मास, जो कि किस में होना चाहिए? ग्राम में। W2 सॉल्यूट का मास है और W1 सॉल्वेंट का। M2 और M1 क्या है बेटा? मोलार मास, जिसका यूनिट रहेगा अपना ग्राम पर मोल, है ना। M2 बोले तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, M1 बोले तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है। तो पूरा वेपर प्रेशर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी स्टडी कर लिया था। अभी खाली अपना न्यूमेरिकल बचा हुआ है, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। ओपन करो टेक्स्ट बुक। कैसा है पेज नंबर 35। देखेंगे सब लोग प्रॉब्लम नंबर 2.4। प्रॉब्लम नंबर 2.4 क्या बोला? देखो 2.4 में पकड़ के रखी, इसको हवा में पड़ रही है। क्या लिखा देखो? अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है देखो ज़रा। 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी आपको सोल्यूट का मास दिया है। मास मतलब क्या बेटा? W ना, और सोल्यूट मतलब 2, सही है। मास यानी W और सोल्यूट यानी 2, तो क्या दिया ये? W2। कितना दिया W2? देख 394 ग्राम। अब इस सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है। किस में डिसॉल्व किया जा रहा है? देखो 622 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कौन है यहाँ पर? सॉल्वेंट। वाटर कौन है यहाँ पर? सॉल्वेंट। और उसका मास दिया है, मास यानी W और सॉल्वेंट मतलब 1। कितना दिया है बोल? 622 ग्राम, ठीक है। क्या बोला आगे देखो? द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किससे दिखाते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को बताओ। ये सब में से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कौन है? P है ना, तो ये आपको P दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है बोल? 30.74 mm ऑफ Hg। आगे देखेंगे एट 30 डिग्री सेल्सियस इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। आप किसका वेपर प्रेशर दे रहा है? वाटर का। वाटर यहाँ पर कौन है? सॉल्वेंट। तो अगर वाटर का वेपर प्रेशर दे रहा है मतलब सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रहा है। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब क्या है? P1 नॉट। वाटर यहाँ पर कौन है? यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है ना बेटा। वाटर यहाँ पर कौन है बोल? सॉल्वेंट है 1, ठीक है। तो अगर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है मतलब कि सॉल्वेंट का, खाली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया, और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग किससे दिखाते हैं? P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कितना दिया हुआ देखो? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज 3.18 मिलीमीटर ऑफ Hg। कितना है बोल? 3.18 मिलीमीटर ऑफ Hg। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? सी 31 है, सॉरी। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? सी व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट। मोलार मास मतलब M निकालना है और सोल्यूट यानी 2, तो M2 अपने को फाइंड आउट करने का। क्या फाइंड आउट करने का बोल? M2। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर आपको M2 निकालना है तो उसको छोड़कर फॉर्मूले में जो भी है सब होना चाहिए। P और P1 नॉट दोनों है अपने पास, W1 W2 दोनों है अपने पास। M1 है क्या? पहले M1 निकालो। M1 मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। इधर देख, M1 मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है इधर? वाटर। तो मोलार मास ऑफ वाटर, क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास 1, और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। कितना हो जाए देखिए, 2 1 जा 2, 16 का 16, 16 और 2 18 ग्राम पर मोल। ये मेरे को आ गया M1। अब सब आ चुका है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के बड़ा लिखा,
ऑक्सीजन है वो, जीरो नहीं, वो ओ है ऑक्सीजन। एक बार एक बच्चा मेरे पास डाउट लेके आया था, बोले सर एक स्टेप में डाउट है। मैं बोला क्या? बोले ये 1 × 0 16 कैसे हो गया, जीरो क्यों नहीं होगा? इसलिए मैं उसको लिखा वो जीरो नहीं, ऑक्सीजन है वो, ठीक है। खैर चलो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला बेटा? P1 नॉट माइनस P डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाई M2 इंटू W1। सबका वैल्यू पुट करते हैं। P1 नॉट कितना है? P1 नॉट 31.8। अच्छा यूनिट चेक कर लो। W2 W1 ग्राम में होना चाहिए, सही है। मोलार मास ग्राम पर मोल में होना चाहिए, सही है। और दोनों प्रेशर का कुछ भी यूनिट रहे, खाली सेम होना चाहिए, है ना, सेम। मतलब कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो 31.8 माइनस P कितना है बेटा? 30.74 डिवाइड बाय P1 नॉट 31.8, W2 कितना है बोल? 394, ठीक है ना। W2 के बाद M1 कितना है बोल? 18, M2 वही तो निकालना है, और W1 कितना बेटा? 622, सही है। इसको माइनस करेंगे, वो 31.8 मतलब 31.80 ना, और ये 30.74। बेटा 80 में से 74 जाएगा, कितना बचेगा बोल? 06। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, और 31 में से 30 जाएगा तो 1। तो कितना आ रहा है बोलिए? 1.06। 1.06 डिवाइड बाई 31.8 इज इक्वल्स टू 394 इंटू 18 डिवाइड बाई M2 इंटू 622। M2 को निकालना है, उसको अकेला कर लो, तो ये M2 इधर आ जाएगा। वहाँ पहले से कौन है? 394 और 18, ये भी ऊपर चला जाएगा। 31.8 डिवाइड बाई 622, ये भी नीचे आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करोगे इसको? लॉग, ऑब्वियसली इन तीनों का लॉग देख के प्लस करेंगे, और इन दोनों का लॉग माइनस, फिर जो एक वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग कर लेंगे ना। कुछ भी पावर रूट वगैरह कुछ है नहीं, सिंपल है, इसीलिए आप लोग खुद से करेंगे इसको। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको कितना है का। बाद में, अरे हट रहे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन? 0.0 342.0 आ रहा है, मतलब 342, ठीक है ना। आप लोग लॉग से करोगे या तो 342.0 आएगा या फिर 342.1 आएगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे अभी। ए अरशद, मोबाइल आया है? सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.5। अरे कौन है रे कुत्ता? भाऊ 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 कौन कर रहा है? देखो 2.5 क्या दिया है, देखो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दे रहा है कि नहीं। तो प्योर कंपोनेंट हम लोग सॉल्यूट को लेते हैं या सॉल्वेंट को लेते हैं? सॉल्वेंट को ना। प्योर सॉल्यूट का कुछ है कि अपने पास अभी तक नहीं ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेंजीन किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट। बेंजीन किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट। वो अभी आगे भी क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन यहीं से समझ में आ रहा है। प्योर बेंजीन मतलब प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर दे रहा है। लेकिन वेपर प्रेशर देने से पहले ब्रैकेट में कुछ दिया है, देखो। मोलार मास 78 ग्राम पर मोल, बेंजीन का मोलार मास दे दिया आपने को। मोलार मास मतलब क्या रे? एम ना। मोलार मास मतलब एम, और बेंजीन यहाँ पर कौन है? सॉल्वेंट। बेंजीन यहाँ पर कौन है बोल? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यानी 1 ना। तो मोलार मास ऑफ बेंजीन मतलब M1 कितना दिया है बोल? 78 ग्राम पर मोल। अगर ये नहीं भी देता, मोलार मास नहीं भी देता, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे ना। क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन का? C6H6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, 6 कार्बन 6 1 जा 6, 6 हाइड्रोजन 12 6 72, 72 और 6 78, सही है। अब फिर से पढ़ो, ब्रैकेट वाला डेटा लिख लिया हमने, वापस से पढ़ो। ब्रैकेट वाला डेटा लिख लिया, उसको मत पढ़ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया। वेपर प्रेशर मतलब P, वेपर प्रेशर मतलब P, प्योर मतलब नॉट, बेंजीन सॉल्वेंट है इसीलिए 1, तो P1 नॉट दिया अपने को। कितना दिया P1 नॉट? 640 मिलीमीटर ऑफ Hg। आगे देखेंगे सब लोग। अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अब कोई तो भी एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। देख सॉल्यूट की बात अब कर रहा है, मतलब पीछे जो बेंजीन था वो कौन था? सॉल्वेंट था, जाहिर सी बात है। देखो, अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम। अब एक सॉल्यूट है, उसका मास दिया हुआ है,
मास यानी के W और सॉल्यूट यानी के 2, तो W2 दिया है। देखो ये पहचानना बहुत बड़ी बात है, सॉल्व तो कर ही लोगे आप, पहचानना बड़ी बात। मास यानी कि W, सॉल्यूट यानी 2, मतलब क्या दिया है W2। कितना दिया है सॉल्यूट का मास देख, 2.315 ग्राम। आगे देख, इज एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब इसको 49 ग्राम बेंजीन में ऐड करें, फिर से 49 ग्राम मतलब मास दिया है। मास यानी कि W, किसका मास दिया है बेंजीन का। बेंजीन यहाँ पर कौन है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी 1, तो W1 दिया है कितना 49 ग्राम। आगे देख क्या बोला उसने, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब कौन है P, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब P, कितना दिया है बोल 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। एंड व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, सी व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट, M2 निकालने का है। मोलार मास मतलब M और सोल्यूट मतलब 2, तो क्या निकालना अपने को M2। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ होगा, P1 नॉट माइनस P डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाई M2 W1। सबका वैल्यू पुट करेंगे। P1 नॉट कितना है 640, P कितना है 600, 640, W2 कितना है 2.315, M1 कितना है 78, M2 पता करने का है और W1 49। इसको भी सेम ऐसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लिखना चालू करो। हेलो वालेकुम अस्सलाम, बोल। हाँ है ना, चल अल्लाह हाफिज़। ये दोनों माइनस किया ना मैं, 40 आ गया, बराबर है ना। अब इसको लॉग से सॉल्व करने से पहले आप चाहो तो काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से भी कटेगा ना, 4 का 4, 4 का 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, समझा। चलो लिखो, कौन है, क्या बोला, अच्छा सॉरी, ये 640 है, माय बैड। 4 एक फिर भी कटेगा, वो 4 का 4, 2 बच गया, 4 छंग 24, ये 12 की जगह सॉरी 15 की जगह 16 आ जाए, ठीक है। 2.315 इंटू 78 इंटू 16 डिवाइड बाय 49, 58.96। ये लिखो रे जल्दी, बातचीत कम। बस बस एक्सरसाइज ओपन करेंगे बेटा सब लोग। हाँ पहले MCQ देखो, MCQ में हमने एक क्वेश्चन किया था ना 11th वाला, अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। देख सेकंड MCQ देख क्या है, ऑलरेडी हो गया अपना वो। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन इज वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आंसर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बताया था मैंने आपको, इधर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर तीनों गलत है, क्योंकि वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या कौन होता है, वेपर प्रेशर लोवरिंग या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उन चारों में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बता दिया था। अभी पहला वाला MCQ देखेंगे सब लोग। फर्स्ट MCQ क्या बोला देखो, उसने बोला आपको तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन क्या निकालना है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी P निकालना है। क्या निकालना है बोल, P। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ अ सोल्यूट लिखा है ना उधर, वहाँ पे नॉन वोलेटाइल ऐड कर दो। वहाँ पे सिर्फ सोल्यूट लिखा है ना, आप नॉन वोलेटाइल ऐड कर दो। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए। फिर से पढ़ते देखो,
द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 2 मोल ऑफ वाटर, ये पूछा है आपसे उसने। तो 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल दिया है, मोल यानी क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हैं, एन से, करेक्ट है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दिया मतलब N2 दिया है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मतलब क्या दिया है, N2। कितना दिया है बोल, 2 मोल्स। सॉल्वेंट कौन है इधर, सॉल्वेंट कौन है बोल, वाटर है ना। सॉल्वेंट कौन है बोल, वाटर है। उसका भी नंबर ऑफ मोल कितना लेने बोला है, डिसॉल्व इन 2 मोल ऑफ वाटर, यानी वाटर का नंबर ऑफ मोल भी कितना है बेटा, 2 मोल है। वाटर का नंबर ऑफ मोल भी 2 मोल है, N1 भी 2 मोल है। ब्रैकेट में पढ़ क्या बोला उसने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया, इधर बोर्ड पे देख। वेपर प्रेशर मतलब P, प्योर बोल रहा है इसीलिए नॉट। वाटर कौन है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी 1, P1 नॉट। कितना दिया P1 नॉट, 24 मिलीमीटर ऑफ Hg। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इधर देखिए बेटा सब लोग, सब यहाँ पर देखो, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। बेटा मैंने आपको वेपर प्रेशर लोअरिंग पढ़ाते टाइम बताया था, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि सोल्यूट का वेपर प्रेशर 0 होता है उसके नॉन वोलेटाइल होने की वजह से। इसीलिए मैंने वहाँ पर नॉन वोलेटाइल वर्ड ऐड करा है, क्योंकि जब तक उस क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल वर्ड यूज़ नहीं करेगा वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा अच्छे से। तो हम सबको मालूम है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होता है P1 + P2। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, P1 + P2, पर P2 कितना रहेगा बेटा, क्यों 0 रहेगा, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर रहेगा बोल, P1 के। लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर आपको याद हो तो रॉल्स लॉ के मुताबिक P1 की वैल्यू क्या रहती है, x1 × P1 नॉट, याद है। तो इसको यहाँ पे रख दे, P क्या बन जाएगा, फिर P क्या बन जाएगा, P1 की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी x1 × P1 नॉट, x1 × P1 नॉट। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। P1 नॉट मालूम है मेरे को, देख P1 नॉट मालूम है, बचा कौन, x1 मिल जाए तो फंडा ही खत्म है। तो बेटा x1 का फॉर्मूला है ना अपने पास, x1 क्या होगा, N1 + N2। अब ये सब पूछो मत कहाँ से आ रहा है, बेसिक्स में ही पढ़ाया था ये सब 11th के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, x1 की जगह पर क्या है बोल, N1 + N2 × P1 नॉट। सबका वैल्यू पुट कर दे, N1 है 2, N1 2, N2 भी 2, P1 नॉट कितना है 24। तो 2/2 + 2 4 × 24, P कितना आ रहा है बोल, 12 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझा अच्छे से। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए सीधा इधर आओ, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे 2 क्वेश्चन कर चुके हम लोग। कौन सा 2 क्वेश्चन, एक 13 वाला और एक 8वां वाला ना, 8वां और 13वां, ये 2 क्वेश्चन हो चुका है। अभी सब लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर कौन रहेगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है वाटर कौन रहेगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया, सिर्फ सॉल्वेंट का मतलब प्योर फॉर्म में। तो सॉल्वेंट यानी कि P1 और सिर्फ सॉल्वेंट है यानी P1 नॉट। तो देख, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm ऑफ Hg। कितना बेटा बोल, 17 mm ऑफ Hg। तो मेरे को P1 नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है P1 नॉट, 17 मिलीमीटर ऑफ Hg। आगे देख, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालने का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि P। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है P। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया, ये यूरिया कौन है इधर, सॉल्यूट। यूरिया कौन है बेटा इधर, यूरिया कौन है इधर पे बोल, सॉल्यूट। और सॉल्यूट यानी 2, और वाटर कौन है यहाँ पर, सॉल्वेंट यानी 1। तो आपको दोनों का मास दिया है। यूरिया कितना ग्राम है, देख यूरिया कितना ग्राम है 2.8 और वाटर 50। तो दोनों का मास दिया हुआ है, यूरिया का दिया है 2.8 और वाटर का दिया है 50। लेकिन ध्यान दे, यूरिया मतलब सॉल्यूट यानी 2, तो उसका जो मास है वो W2 है। वाटर मतलब सॉल्वेंट यानी 1, तो उसका जो मास है वो W1। बस इतना डेटा दिया और कुछ नहीं दिया। बेटा जाहिर सी बात है, फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अपने को M1 M2 भी पता होना चाहिए। क्या आपको M1 M2 मालूम है, तो पहले M1 M2 निकालो। तो पहले M1 निकालते थे, देख M1
M1 मतलब मोलार मास ऑफ 1 यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है इधर, वाटर, सही है ना, वाटर का फॉर्मूला है ना, यही है ना, अगर ऐसा लिखते हो मोलार मास ऑफ वाटर तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, क्या है बोल, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, 2 इंटू 1, 1 इंटू 16, आपको पता है कितना आने वाला है, 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, आपको अगर ये याद है ना तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखने का मोलार मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, खत्म, ये सब नहीं करने का इतनी मेहनत। और अब तक तो याद होना चाहिए कि वाटर का मोलार मास 18 होता है। एग्जाम वाले दिन याद है तो डायरेक्ट लिख लें, नहीं याद है तो 2 लाइन लिख लो, चलेगा, गलत मत करो। समझ में आ रहा अच्छे से। अब बात करते हैं M2 की। M2 मतलब मोलार मास ऑफ यूरिया। अब आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना क्या ही मोलार मास निकालोगे आप। तो यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देख, यूरिया के बीच में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और इस तरफ एक अमाइन ग्रुप होता है NH2, इस तरफ एक अमाइन ग्रुप होता है NH2, दिस इज योर यूरिया। ठीक है बेटा, यूरिया कंपाउंड है। इसको शॉर्ट में देख मैं ऐसा लिख सकता हूँ, NH2, ध्यान से देखा, NH2CO NH2 लिख सकता है ऐसा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब देख, इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन कितना है बोल, हाउ मच नाइट्रोजन इज देयर, 1 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। सबका वैल्यू रखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, ये सब याद करो रे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो 14 2 28, 4 1 4, 12 1 12, 16 1 16, ठीक है ना। देखिए 16 और 4 20, है ना, 28 और 12 40, 40 और 20 16। तो ये यूरिया का मोलार मास है। तो M1 आ गया, M2 आ गया, W1 आ गया, W2 आ गया, P1 नॉट दिया हुआ है, P निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अभी फॉर्मूला है अपने पास, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाय M2 W1। सबका वैल्यू पुट करेंगे। P1 नॉट, हाउ मच इज P1 नॉट, 17, माइनस P तो निकालना है, ये 17। W2 कितना दिया हुआ बेटा, 2.8। M1 कितना है बोल, M1 18, M2 कितना है 60, और W1 कितना है बोल 50। ये 17 माइनस P को ऐसी रहने दो, 2.8 18, ये 17 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाय 60 50। कुछ कैंसिल आउट करना है तो कर लो, ठीक है ना। वैसे तो हो रहा है साफ साफ, 5 और 6 से आप काट सकते हो इजीली। देख कैसा कैंसिल करेंगे, देख ये वाला 0 काट दो, ध्यान दिया, ये वाला 0 काट दो तो 1 नंबर पॉइंट पीछे हो जाएगा, और ये वाला भी 0 काट दो तो 1 नंबर पॉइंट पीछे हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, 2.8 1.8 1.7 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। अब इसको भी 6 और 5 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्या है देख, इसको समझ, 5 से कैंसिल किया, 0.5 दिया 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 0.34। फिर उसी को 6 से काट दे, या फिर 6 को इससे काट, 6 का 6, 0.6 दिया 18, कितना बच रहा है 2.8, 0.3, 0.34। अब इतना तो कर लोगे ना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देख 17 माइनस पी, 17 माइनस पी, 17 माइनस पी इज इक्वल्स टू, ये तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.34 इंटू 0.3 इंटू 2.8, वैल्यू आ रही है 0.2856। कितनी आ रही है, 0.2856। ये 17 को ऐसे रहने दे, ये प्लस 0.2856 इधर आ गया तो माइनस 0.2856, और ये माइनस पी उधर गया तो प्लस पी, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। कितना है देख, 17.000 0.2856, ये 6 9 9 10 4 4 1 7 16.7144। अच्छा यूनिट क्या रहेगा, P1 नॉट का यूनिट क्या था देख, मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो P का भी यूनिट क्या रहेगा बोल, मिलीमीटर ऑफ एच जी। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। समझ में अच्छे से, चलो लिख के लो पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा।
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको पहले वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? बोलो, किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? जहाँ पानी उबल जाए, खाली पानी उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? बोलो। देखो, हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन याद कराई जाती है लोअर स्टैंडर्ड से ही, 8वीं 9वीं 10वीं से ही, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर वाटर की मैं बात करूँ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी पानी नहीं रह जाता, क्या बनने लग जाता है? भाप बनने लगता है। पानी पानी नहीं रह जाता, क्या बनने लग जाता है? बोल, भाप बनने लग जाता है। ठीक है ना? अब ये दोनों ही बातें जो हम लोगों को पता है, दोनों ही बातें गलत है, ये दोनों ही बातें रॉन्ग है। पहली बात जो आपने बोले कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस बन जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं। और दूसरी बात जो आपने बोले कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कोई ज़रूरी नहीं, ये भी आधा सच है, पूरा सच नहीं। आप पानी को 30 डिग्री पे भी बॉईल कर सकते हो, आप पानी को 30 डिग्री पर भी बॉईल कर सकते हो। तो ये सब समझने के लिए ना पहले आपको समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? पहले बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट अपने माइंड में एकदम क्लियर करो, तब आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी नहीं समझेगा। ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, वो ये नहीं है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर बन जाए। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की? सब बोर्ड पर देखेंगे। समझो मेरे पास एक लिक्विड है, हाँ बेटा, दिस इज अ लिक्विड। तो मैंने आपको बताया था लिक्विड भले से वोलाटाइल ना भी हो तो भी वो थोड़ा बहुत क्या बनाता है? बोल, वेपर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? वेपर बनाता है। थोड़े बहुत भले से क्यों ना बनाए, लेकिन वेपर बनाता है। अब ये वेपर ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। ऊपर कौन है? बोल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर क्या लगेगा? बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यहाँ से दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बोल, दोनों साइड से प्रेशर लगा रहा है। नीचे से वेपर प्रेशर लगा रहा है, भाई मेरे को बाहर आने दे, और ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर है, चल वापस अंदर जा। और जो जीतेगा वही सिकंदर मतलब उसी की चलेगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीतेगा तो उसकी चलेगी, वो जो करवाना चाहता है वो होगा। और अगर ये वेपर का प्रेशर जीतेगा तो उसकी चलेगी, वो जो चाहता है वो होगा। वेपर क्या करना चाहता है कि मैं ज़्यादा प्रेशर लगा के वेपर बन के बाहर निकल जाऊँ, और एटमॉस्फेयर क्या चाहता है? मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊँ और इस वेपर को रिटर्न से क्या बना दूँ? लिक्विड बना। तो अब समझो इस वेपर का, ये जो वेपर बन रहा है, इसका जो प्रेशर है वो कम है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है। क्या होगा बता? ये वेपर बाहर आ पाएगी क्या? लिक्विड ही बन के वापस अंदर चली जाए। तो आपको ये चीज़ उबलती हुई दिखेगी क्या? क्योंकि आपको बाहर वेपर आते दिखेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ बॉयल नहीं होगी। अब आपने क्या किया? आपने इसको हीट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? बोल, हीट करना शुरू। तो जब हम लोग हीट करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो होता क्या है मानो? ज़्यादा वेपर बनने लगती है। क्या होने लगती है? बोल, ज़्यादा वेपर बनने लगती है। तो आपने इसको हीट किए 40 डिग्री तक लेके गए। कितने डिग्री तक ले गए? 40। अब वेपर थोड़ी ज़्यादा बनी, वेपर ज़्यादा बना तो वो वेपर ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो भी क्या रहेगा? ज़्यादा। लेकिन अभी भी ये प्रेशर भले से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? बोल, कम है। तो वेपर बाहर आ पाएगी क्या? ये लिक्विड बॉईल होता हुआ दिखेगा क्या? नहीं। वापस से ये ऊपर जाएगी, एटमॉस्फेयर से ठस के वापस अंदर आ जाएगी, सॉरी, रिटर्न अंदर। अब आप बोले नहीं, मेरे को तो बनाने का इसको वेपर, तुमने इसको और हीट किया और ज़्यादा टाइम तक हीट कर रहे हो, ज़्यादा टाइम तक हीट कर रहे हो, टेम्परेचर और बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते समझ 40 से 55 डिग्री सेल्सियस हो गया फॉर एग्जाम्पल, 55 डिग्री सेल्सियस हो। अब और वेपर बन गए। क्या हो गया? बोल, और वेपर बन गए। अब वेपर ज़्यादा हो गए तो ये प्रेशर भी क्या करेंगे? ज़्यादा लगे। तो आपने क्या नोटिस किया कि 55 डिग्री के ऊपर नीचे से वेपर का लगने वाला प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर दोनों इक्वल हो गया। दोनों क्या हो गया? बोल, तो ये टाइम पे अपन बाउंड्री पे पहुंच चुके हैं। अब 1 सेकेंड और भी आप रुकोगे ना तो एटमॉस्फेयर वेपर को रोक पाएगा क्या? वेपर बोलेगी चल हट, अभी हो गया अपना, अभी मैं ताकतवर। वेपर कहाँ आने लगेगी? बोल, बाहर आने लगेगी। तब ये लिक्विड आपको क्या बनता हुआ दिखेगा? वेपर। और हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लिक्विड क्या हो चुका है? बॉयल हो चुका है। कितने टेम्परेचर पर हुआ ऐसा? 55 डिग्री सेल्सियस या इसके बाद। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर को बोलेंगे, जिस टेम्परेचर से बॉइलिंग क्या होती है? स्टार्ट। ये वो पॉइंट है जहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट होगी, जहाँ से वेपर बाहर आना शुरू होगा। तो ऐसा क्या खास हो रहा था इस पॉइंट पर? बताओ, ऐसा क्या खास हो रहा था इस पॉइंट पर? नीचे से लगने वाला वेपर प्रेशर बाहर से लगने वाले आउटसाइड प्रेशर के क्या हो जा रहा था? इक्वल। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के अंदर लगने वाला वेपर प्रेशर
और सराउंडिंग का आउटसाइड प्रेशर इक्वल हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोल? बॉइलिंग पॉइंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट की असल डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड वेपर बन जाए, ये तो असर है उसका, ये तो इफेक्ट है उसका। ये दोनों के बराबर होने की वजह से वेपर बन के लिक्विड बाहर आने लग जाता है, ये तो इफेक्ट है उसका। असल में बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के ऊपर जो वेपर बन रहे हैं उस वेपर का प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बोल? इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे? पानी के केस में क्या होता है मालूम? पानी के केस में अगर आप पानी को एक पतीली में ले रहे हो, उसको रख रहे हो ऐसा, और ऊपर से खुला है वो पानी, ऊपर से ओपन है, तो ऊपर से कौन लग रहा है बेटा? इधर बोल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से कौन लग रहा है बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो ये जो पानी के वेपर बन रहे होंगे, शुरू में भी वेपर बन रहे होंगे, लेकिन ये वेपर जो प्रेशर लगा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सी वैल्यू से क्या रहेगा? कम। इसीलिए पानी बॉइल नहीं होता। आप हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, आप पहुँच गए 100 डिग्री पे। इतना हीट कर दिए कि टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री। 100 डिग्री ये खास टेम्परेचर है क्योंकि इस टेम्परेचर पर पानी से बनने वाले वेपर का प्रेशर और बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाता है? इक्वल। इसी पॉइंट से पानी वेपर बन के बाहर आने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं पानी उबलने लग गया। समझ रहे? लेकिन ज़रूरी है क्या पानी हमेशा 100 डिग्री पे उबले? आपने अक्सर देखा होगा जब पानी को जल्दी उबालना होता है तो अपने घर वाले बोलते हैं ऊपर ढक्कन रख दे, ऊपर ढक्कन रख दे। चावल बना रहे हो या और भी कुछ बना रहे हो, पानी में उबाल नहीं आ रहा जल्दी, तो घर वाले क्या बोलते हैं? ढक्कन रख दे। अब बार बार हटा मत, रखे रहने दे। ऐसा ढक्कन रखने से क्या जादू हो जाता है? उसके पीछे देखिए फिजिक्स है, उसके पीछे केमिस्ट्री है। जब अपन ढक्कन को रखेंगे ना तो ये सराउंडिंग की एयर कम हो जाती है, तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है बोल? कम। तो पहले 100 डिग्री पे जाकर इतना प्रेशर हो रहा था कि बाहर के प्रेशर से जीत सके, पर अब क्या हो रहा है बोल? अब क्या हो रहा है? वो बाहर का प्रेशर कम हो गया ना, तो 100 पे नहीं हो सकता, 90 डिग्री पे इतना प्रेशर बना ले वेपर की बाहर के प्रेशर से जीत जाए, तो क्या बनने लग जाएगा? वो वेपर बनने लगे। वो अलग बात है ढक्कन पे जाके वापस से लिक्विड बनने लगे, लेकिन वेपराइजेशन तो चालू हो गया ना, बॉइलिंग तो चालू होगी। समझ रहे? पानी का वेपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप 35 डिग्री तक भी ला सकते हैं। अगर आप ऊपर कोई ऐसी मशीन लगा दो जो इसके सराउंडिंग के प्रेशर को बहुत कम कर दे, प्रेशर को बहुत कम कर दे, तो 35 डिग्री पे इतनी वेपर बन जाएगी जो इससे जीत जाएगी और पानी उबलने लग जाएगी। तब बोल पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री होता है क्या? पूरी बात तब होगी जब मैं ऐसा बोलूँगा पानी अगर ओपन कंटेनर में बॉईल किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। हमेशा 100 होता है क्या? नहीं। यानी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के लिए फिक्स नहीं होता है। किस पर डिपेंड करता है वो? आउटसाइड की कंडीशन पर, बाहर क्या कंडीशन है, बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है। इन शॉर्ट निचोड़ अगर मैं दूँ इसका, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर का लगने वाला प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और अगर कंटेनर ओपन है तो आउटसाइड प्रेशर की जगह आप और क्या बोल सकते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड के वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोल? बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद क्या होगा भाई? वेपर जीतने लगेगी, एटमॉस्फेयर आउटसाइड आने लगेगा, तो वेपर बाहर आने लगेगी और आपको लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? तो हाउ विल यू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? समझा? आपको दी हुई है डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन दी है, अंडरलाइन करो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे बेटा सब लोग। पेज नंबर 35 बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हेडिंग मिली, लेकिन उसमें पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिया। पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिया भाई। क्या लिखा भाई? देख दूसरी लाइन से देख, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है एट विच, जिस पर इट्स वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल्स द अप्लाइड प्रेशर। किसके बराबर हो जाता है? अप्लाइड प्रेशर मतलब बाहर से लगने वाले प्रेशर के क्या हो जाए बेटा? बराबर। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं बोल? बॉइलिंग पॉइंट। और बात अभी खत्म नहीं किया, आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है देख, फॉर लिक्विड्स इन ओपन कंटेनर द अप्लाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वो लिक्विड ओपन कंटेनर में रखा है तो बाहर से लगने वाला प्रेशर असल में कौन सा प्रेशर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको कई सारी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। गलत बात है क्या? सही बात है, लेकिन कब तक? जब तक कंटेनर कैसा है? ओपन। अगर कंटेनर को क्लोज कर दिए या कंटेनर के बाहर की सिचुएशंस को बदल दिए, प्रेशर को बदल दिए, तब आप वो डेफिनेशन नहीं लिख सकते। इसलिए उसने दोनों बात मेंशन किया है। तो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन दी हुई है आपको, किसकी? बॉइलिंग पॉइंट। तो वो अंडरलाइन किए ना, अब उधर हेडिंग लिखा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, पर वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। किसकी डेफिनेशन है वो? बॉइलिंग पॉइंट। तो उधर लिख लो डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसकी डेफिनेशन है बेटा? वो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ओपन कंटेनर के लिए
ओपन कंटेनर के लिए वो टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू बराबर हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते बोल? बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आप सबको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ से मान के चलेंगे कि कंटेनर हमेशा हम लोग ओपन ही लेगा। कैसा लेगा बोल? ओपन। तो जब भी मैं बोलूँगा बॉइलिंग पॉइंट, तो आपकी तरफ से क्या समझ में आना चाहिए कि वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जा रहे हैं? इक्वल हो जा रहे हैं। एकदम अच्छे से समझा? तो आई होप मैंने आपके दिमाग में बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या कर दिया बेटा? क्लियर कर दिया। क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है बेटा? बोल। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चल सब बोर्ड पर देख बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसको। एकदम सिंपल है, बहुत आसान। सब बोर्ड पर देखो, वही पुराना वाला केस। अपने पास एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? प्योर सॉल्वेंट। क्या रखा हुआ है बेटा? प्योर सॉल्वेंट। मैंने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया ताकि ये वेपर में कन्वर्ट हो, ताकि इसका क्या हो? बॉइलिंग हो। तो मैंने नोटिस किया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया, लेट से TB0। क्या निकल के आया बोल? TB0। TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट प्योर सॉल्वेंट। क्या बेटा? प्योर सॉल्वेंट। तो TB0 बोल TB0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस TB0 इज रिप्रेजेंटिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ P डॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया? वही अपना पुराना वाला काम। क्या किया मैंने इसमें? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ताकि ये सॉल्वेंट ना रह जाए। क्या बन जाए? सॉल्यूशन बन जाए। तो फिर से वही कंटेनर, वही सॉल्वेंट, और अब इसमें क्या ऐड हो चुका है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड हो चुका है बोल? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब मैंने इसको वापस से हीट करना शुरू किया। अच्छा, अब इसको आप लोग प्योर सॉल्वेंट नहीं बोलोगे, अब आप इसको क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है बोल? वोलाटाइल। अब मैंने क्या किया? वापस इसको हीट करना चालू किया ताकि मैं इसका क्या नाप सकूं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट नाप सकूं। तो आप क्या नोटिस करोगे? मानो पहले जितने टेम्परेचर पे ये बॉईल हो गया था ना, अब ये और टेम्परेचर लेगा, उतने टेम्परेचर पे नहीं बॉईल होगा। यानी आप सिर्फ पानी को गर्म कर रहे हो ना, 100 डिग्री पे समझो गर्म हो रहा है, उसमें नमक डाल दो, वो और ज़्यादा टेम्परेचर लेगा। और ज़्यादा क्या लेगा? टेम्परेचर। अभी गर्ल्स इससे रिलेट करेंगे बराबर। जब बिरयानी वगैरह के लिए तुम लोग चावल बनाते हो, पानी में पूरी खौल आ जाती है, उसके बाद चावल डालना होता है ना। पानी एकदम खौलने लग जाता है तब चावल डालते हैं, ताकि वो खुला खुला बने। नहीं मालूम? कुछ नहीं आता तुम लोग को। पानी, ठंडे पानी में डायरेक्ट चावल डाल दोगे ना, तो लास्ट में बन के तैयार तो होगा, ऐसा चिपका रहेगा, वो म्यूनसिपालिटी की खिचड़ी की तरह। अगर आप चाह रहे कि वो खुला बने, फरफरा, एक एक चावल ऐसा अलग, बचकाने लोग बैठ के गिन सके, ऐसा 15 चावल मेरा, 15 चावल तेरा, तो उसके लिए पानी को क्या करते? पहले 15-20 मिनट भिगा के रखते, फिर भिगाने के बाद उसको पानी में से निकाल के पानी एकदम उबाल लेते, खौला लेते, फिर उसमें चावल डालते ताकि वो अलग अलग बने। तो जब पानी एकदम खौलने लगता है, एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम रोरिंग बॉयल, आए बाहर आ रहा मैं, जैसे ही अपन उसमें चावल नमक डालते हैं, क्या हो जाता है? वो पानी ठंडा पड़ जाता है, एकदम उसकी बॉइलिंग खत्म हो जाती, गायब हो जाती है। नोटिस कियो? ये रीज़न है उसके पीछे, केमिस्ट्री उसके पीछे। नहीं किया तो अब नोटिस करना, उबलते हुए पानी में आप कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दो, नमक डाल दो, शक्कर डाल दो, कुछ भी डाल दो, सॉल्यूट डाल दो, वो फ़ौरन ठंडा पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा, वो उसकी बॉइलिंग रुक जाएगी, फिर से बॉईल होगा वो, लेकिन अब थोड़ा और गर्म होने के बाद बॉईल होगा, थोड़ा और देर के बाद बॉईल होगा। क्यों समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बोल, बढ़ जाता है। बेटा बढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं एलिवेट होना। बढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोल, एलिवेट होना। यही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। खत्म, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कितना आसान है। प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कम कौन बोल रहा है रे? प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो देख, जब आप इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो उसको हम लोग लिखेंगे टीबी। देख, नॉट हटा दिया मैंने, सिर्फ क्या लिखेंगे? बोल टीबी। क्या बोलोगे? टीबी मतलब कौन? बोल जल्दी बोल, कौन? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये टीबी कौन है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आप क्या नोटिस करोगे? टीबी नॉट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और टीबी की वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी। टीबी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और टीबी नॉट कम। सॉल्वेंट कम जल्दी जल्दी उबल गया था वो, पर ये थोड़ा देर के बाद उबलेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, सॉल्वेंट का कम रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सर समझ में तो आ गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, पर ऐसा होता का है? तो रीज़न भी दे रहा हूँ मैं अभी आपको, थोड़ी देर में दे रहा हूँ क्यों होता है ऐसा, वो भी समझा दो। पहले समझो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है क्या। प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फेंक के मारोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। whenever non volatile solute is added into a pure solvent, its boiling point increases. This is called boiling point elevation. सही है? देख जरा क्या लिखा हुआ है उधर, वो जो अभी डेफिनेशन अंडरलाइन किया ना उसके नीचे वाला सेकेंड पैराग्राफ। It has been found that, उसके आगे से देखो, the boiling point of a solvent is elevated by dissolving a non volatile solute into it. मिल गया? सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बोल, एलिवेटेड, मतलब एलिवेट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो डेफिनेशन, लेकिन ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन इधर देख, ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन समझ। ये 100 डिग्री पे बॉईल कर गया था, ये 105 डिग्री पे बॉईल किया, कितने का डिफरेंस है? यानी कितने से एलिवेट हुआ? ये 5 से। कैसे निकाले अपने 5 को? 105 में से 100 को माइनस किया, बड़े में से छोटे को। तो यहाँ बड़ा कौन है? टीबी। छोटा कौन है? टीबी नॉट। तो अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो इसको देख ऐसा दिखाते हैं, डेल्टा टीबी। कैसा दिखाते हैं इसको? डेल्टा टीबी। तो कैसे लिखोगे इसके? दोनों में बड़ा कौन है? टीबी बड़ा है। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसको क्या कहते हैं? बोल, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी? तुम लोग ही बताओ। देख यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट इज दिस डेल्टा टीबी? व्हाट इज दिस डेल्टा टीबी? चेंज नहीं, क्या बोलेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। जितने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो क्या बोलेंगे इस डेल्टा टीबी को? बोल, डेल्टा टीबी कौन है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल्टा टीबी कौन है? बोल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। खत्म। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन। यही डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। नीचे से 1 2 3 4 चौथी लाइन, द डिफरेंस बिटवीन, मिला? द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट एनी गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अंडरलाइन कर लिए? ये किसका डेफिनेशन है? बोल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। पहले जो डेफिनेशन अंडरलाइन किए थे वो किसका था? बॉइलिंग पॉइंट का। ये डेफिनेशन किसका है? बोल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। तो यहाँ से डेफिनेशन लिख लेना आप लोग टेक्स्ट बुक से, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, हाँ, ताकि आपको बाद में याद रहे, डेफिनेशन याद रखनी है। सबको एकदम अच्छे समझा? नाउ रीज़न, ऐसा होता क्यों है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूट को ऐड करने पर? इसका रीज़न क्या है मालूम? जो लास्ट लेक्चर में पढ़ के है वही रीज़न है इसका। सब लोग ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए बॉइलिंग पॉइंट को छोड़। लास्ट लेक्चर क्या पढ़ाया था मैंने आपको? वेपर प्रेशर। उसको ध्यान में रखते हुए बताना। बॉइलिंग पॉइंट भूल जाओ, भूल गए? वेपर प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बताना। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर नापा, सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर कम होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वेपर प्रेशर कम होता है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन वेपर प्रेशर के कम होने का ही नतीजा है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ये किसकी वजह से हो रहा है? वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से। इंग्लिश में इसको ऐसा बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर कैसे? अरे समझा रहा हूँ कैसे, पहले समझा रहा हूँ अभी कैसे। पहले ये मेन मुद्दे की बात समझो। वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोल, बढ़ता है। वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोल, बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो आपका नेक्स्ट हेडिंग देख वही है,
देखो जरा टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पलट रही, पेज नंबर 36 पे टॉप पे हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ये नतीजा है किसका, वेपर प्रेशर के कम होने का। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी उसने दो तरीके से समझाया, एक तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो, एक आप ग्राफ की मदद से समझ सकते हो। तो अगर आपको पूछा ना एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसा पूछा एक्सप्लेन करने, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ग्राफ की मदद लोगे। मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, पहले डायरेक्ट समझाता हूँ फिर ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। डायरेक्ट समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है, मेरी तरफ बोर्ड पे ध्यान दो, पहले डायरेक्ट समझते हैं फिर ग्राफ वाला बना के दिखाता हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। हाँ समझ, मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास क्या है बेटा, एक प्योर सॉल्वेंट है, तो ये उसका वेपर प्रेशर है, ये क्या उसका बोल, ये लाइन आपको वेपर प्रेशर दिखा रही है, ठीक है, ये लाइन आपको क्या दिखा रही है, और यहाँ पे अगर मैं पहुँच गया ना मतलब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचूंगा, यानी अभी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं किसको है, जब ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान से देख, ये मेरे सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, फिर से किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना चालू किया, तो जैसे जैसे हीट करोगे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ध्यान से समझ, जैसे जैसे हीट करोगे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़े। हीट किया 40 डिग्री बढ़ा, 50 डिग्री बढ़ा, 60 डिग्री बढ़ा, 70 डिग्री, 80 डिग्री पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80 डिग्री। फिर से देख, किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। किसका वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। इसको हीट करूंगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बड़ा 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 80 डिग्री पर आके क्या हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया, बराबर। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बोल, 80 डिग्री। अब बाजू में देखा, सेम सॉल्वेंट लिया, क्या किया देख, सब इधर ध्यान रखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या किया देख, सेम सॉल्वेंट लिया, जो सॉल्वेंट था वही सॉल्वेंट है, सेम उसका वेपर प्रेशर, पर अब क्या किया मालूम, इस सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बोल, क्या होएगा इसके साथ, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग दिख रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको भी अगर बॉईल करने का तो कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोनों को हीट करना चालू करा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80। देख 80 पे ये पहुँच गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये पहुँचा क्या, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाने के लिए 90, 100, 110, कब पहुँचा ये, 110। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ज़्यादा है। अगर वेपर प्रेशर कम नहीं होता तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता क्या, नहीं आता। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ ही क्यों रहा है बोल, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ ही क्यों रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या होता, कुछ समझ में आ रहे रे, अभी भी नहीं गया भेजे में तो इधर देख, अभी भी नहीं गया भेजे में तो इधर देख, समझिए सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर है। तुम लोग ऐसा नहीं समझना, नंबर से समझाता हूँ, क्योंकि जब नंबर दिखेगा ना आँख के सामने विजुलाइज होने लगेगा तो सीधा भेजे में घुसेगा। समझ, इसका वेपर प्रेशर है 5 फॉर एग्जांपल, कितना है बोल, 5, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है समझ 50, कितना है बेटा, 50। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पकड़ के मत बढ़िया ना उसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बोल, 50, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा, 50। अब मुझे क्या करना है, इसको बॉईल करना है, सॉल्वेंट को क्या करना है बोल, बॉईल करना है। तो सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए इसका प्रेशर 5 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50। तो ऐसा समझो हर 10 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर जो है ना वो 5 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, तो इधर ध्यान से देखना, 10 डिग्री, 20, ऐसा ना। तो 10 डिग्री तक हीट किया इसको, 5 से कितना हो जाएगा ये, 10, 5 से इंक्रीज हो रहा है ना। 20 डिग्री पे 15, 30 डिग्री पे 20, थोड़ा नज़दीक कर ले इसको, 30 पे कर दिया, ठीक है ना। 40 डिग्री पे बोल 25, 50 डिग्री पे 30, हो गया हीट, बॉईल हो गया। कितने डिग्री पे बॉईल हुआ देख, 50 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट को सोल्यूशन बना दिया, सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया बेटा, सोल्यूट ऐड कर दिया, और ये क्या बन गया बोल, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना रहेगा क्या, सोल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समझिए 5 से कम होके 1 हो गया, 5 से कम होके कितना हो गया। तो देख वेपर प्रेशर क्या हो गया, देख घट गया है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब इसको भी बॉईल करना है, बॉईल ये भी कब होगा, जब इसका भी प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 30 के, एटमॉस्फेरिक के। अब है तो अभी भी वही सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट बदले हो क्या, सोल्यूशन बन गया खाली, सॉल्वेंट बदले हो क्या, नहीं ना। तो अगर 10 डिग्री पे इसका 5 से बढ़ रहा था तो 10 डिग्री पे इसका भी 5 से बढ़े। तो 10 डिग्री ये 1 से कितना हो जाएगा, 1 से समझ कितना हो गया, 5 फॉर एग्जाम्पल, 6 होएगा, 5 मान, 1 से कितना हो गया बोल 5। 20 डिग्री पे कितना होगा बोल 10,
30 डिग्री पे 15, 40 पे 20, 50 पे 25। पहले 50 पे कितना हो गया था, अब 50 पे कितना हुआ है, पहुंच गया क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, हुआ क्या बॉईल, क्या करना पड़ेगा, 60 पे लेके जाओगे तब ये 30 पे पहुंचेगा। तो जहां पहले वो 50 पे ही बॉईल हो जा रहा था, अब किस पे बॉईल हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया था, घट। अगर ये कम नहीं होता तो ये बढ़ता नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ये नतीजा है वेपर प्रेशर के घटने। समझा, तो ये तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं, ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अच्छा, डायरेक्ट वाला एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया कि सर, बिल्कुल दिया है। इधर ध्यान से देख, ग्राफ दिख रहा है आपको, ग्राफ, उसके नीचे 1 2 3 तीसरा वाला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। मिला। ये पूरे पैराग्राफ में आपको डायरेक्ट ही समझाया, ये पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझाया, बोल डायरेक्ट। जरा पढ़ के देख क्या लिखा है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। बॉइलिंग पॉइंट तब पहुंचते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट को तब रीच करते हैं हम लोग, तब होता है बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आगे देख बेटा सब लोग, in order to reach boiling point the solution and solvent must be heated to a temperature at which the respective vapor pressure attains 1 atmosphere। चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सोल्यूशन हो, इन दोनों को इतना हीट करना पड़ेगा कि उसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM के बराबर हो जाए। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। आगे देखिए बेटा, एट एनी गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो भाई सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होता है, बोल कम होता है। हमेशा क्या होता है, कम। दिख रहा है, यही चीज़ लिखी होता है, सोल्यूशन का कम होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। आगे देख क्या लिखा है, Hence, the vapor pressure of solution needs higher temperature to reach 1 atmosphere that is needed for the vapor pressure of solvent। मतलब सॉल्वेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर लगेगा उसकी बनिस्बत सोल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर लगेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कोई चीज़ समझाइए, नॉर्मल इंग्लिश है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल अंग्रेजी में लिखा हुआ। तो ये तो हो गया डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसको समझते हैं ग्राफ की मदद से। ग्राफ की मदद से ना एक्सप्लेन करना और आसान हो जाता है। तो ध्यान से देख, ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, ग्राफ की मदद से समझा रहा हूं। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन समझा बेटा, अभी ग्राफ की मदद से समझते हैं। सब बोर्ड पर देखेंगे, यस बेटा सब बोर्ड पर देखेंगे। बेटा देखो, तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ consequence of वेपर प्रेशर लोअरिंग। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ये एक नतीजा होता है किसका, वेपर प्रेशर के घटने। तो इधर ध्यान से देख, ग्राफ कैसा बना रहे सर हम लोग, बेटा ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस पे मैंने लिया है वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे कितना लिया बोल, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, टेम्परेचर। समझो यहाँ पे कई वैल्यू है 760 mm ऑफ Hg, कितनी है बोल, ये 760 mm ऑफ Hg मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो लाइन दिख रही है बेटा, ये लाइन आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा रही है। क्या दिखा रही है बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सॉल्वेंट से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते बोल, किससे स्टार्ट करते हैं, सॉल्वेंट। तो सब जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा बोल, बढ़ेगा। टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इधर ध्यान से देख, समझ इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना कुछ था, तो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। टेम्परेचर और बढ़ा है, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर और बढ़ा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर और बढ़ा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा ना, इसको लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक टाइम आएगा बेटा जब ये ग्राफ किसको टच कर देगा, देखिए ये वाली लाइन को किया। इस पॉइंट को नोटिस कर, इस पॉइंट को नोटिस कर, ये जो सॉल्वेंट था, ध्यान से देखना, हाँ जो सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर है बढ़ते 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 किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ऐसा जिस टेम्परेचर पर हुआ है, ध्यान, ऐसा जिस टेम्परेचर पर हुआ है, ये टेम्परेचर क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, किसका, सॉल्वेंट का। ग्राफ समझा रे, ग्राफ समझा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देख, ये टेम्परेचर, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ते 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 एक पॉइंट आ गया जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेयर। ऐसा जिस भी टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, किसका, सॉल्वेंट। अब बात करते हैं सोल्यूशन की।
अब किसकी बात करते हैं? सोल्यूशन की। बेटा किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या रहेगा? कम। क्योंकि भाई सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो कोई भी टेम्परेचर उठा लो, जो टेम्परेचर उठाने का उठा लो, उस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की बनिस्बत सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा मतलब नीचे या ऊपर? नीचे ना। तो जहाँ जहाँ सॉल्वेंट का इधर ग्राफ बन रहा था, सोल्यूशन का थोड़ा नीचे बनेगा। तो सोल्यूशन का ग्राफ देख कुछ ऐसा बनेगा ना, सोल्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नीचे नीचे बनेगा। नोटिस कर, जितने टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पहुंच गया था, क्या उतने ही टेम्परेचर पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक को पहुंचा? तो एटमॉस्फेरिक तक लेके जाने के लिए इसको अभी और क्या करना पड़ेगा? और हीट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ा है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा है और ए पॉइंट को देख, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये जो टेम्परेचर है क्या रहेगा? बोल, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसका सोल्यूशन का? तो टीबी लिखेंगे इधर। अब टेम्परेचर की लाइन देख, टीबी आगे आ रहा है, टीबी नॉट, टीबी आगे आ रहा है ना, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का कम होता है। ऐसा नहीं होता अगर ये वेपर प्रेशर घटता नहीं। अगर ये वेपर प्रेशर सेम रहता तो टेम्परेचर भी क्या आता? सेम। वेपर प्रेशर घटा तभी टेम्परेचर आगे बढ़ा। अच्छा ये क्या दिखा रहा है फिर बता, ये क्या दिखा रहा है? डिफरेंस किसके बीच का? टीबी और टीबी नॉट। तो यार टीबी और टीबी नॉट के बीच का डिफरेंस कौन होता है? डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी है, खत्म हो गया, फिनिश। This is how you have to explain the boiling point elevation as a consequence of vapor pressure lowering. You can see the same graph which is given in the textbook. मिला आपको? सेम ग्राफ है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आया एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ध्यान से सुन, एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, कर लेंगे। ये ग्राफ बना के इसी को एक्सप्लेन करना है, बस बात खत्म। सब कुछ एकदम अच्छे से समझा। अब आगे बढ़ते हैं, बेटा। नेक्स्ट है, ध्यान दे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये बोर्ड पे देख रहे, बोर्ड पे देख, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, बिल्कुल करेगा। मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसकी बात चल रही है? सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? सॉल्यूट की। कॉन्सेंट्रेशन किससे निकाला जाता है? सॉल्यूट से निकाला। जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। तो कल का लेक्चर याद करना, जो वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है डेल्टा पी, उसकी वैल्यू आई थी x2 इंटू P1 नॉट, याद है? x2 इंटू P1 नॉट। तभी तो हमने प्रूफ किया था कि वेपर प्रेशर लोअरिंग डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, इसीलिए वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो भाई ध्यान से देख, सॉल्यूट जितना ज़्यादा रहेगा, सुन, सॉल्यूट जितना ज़्यादा रहेगा वेपर प्रेशर की लोअरिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो कम सॉल्यूट है तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा तो ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। नहीं समझ रहे क्या? वेपर प्रेशर कितना कम होगा ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट जितना ज़्यादा डालोगे सोल्यूशन में, वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। तो भाई थोड़ा सॉल्यूट डाले तो थोड़ा नीचे आएगा ग्राफ, और सॉल्यूट डाल दिए तो और नीचे आएगा ग्राफ, इधर कहीं आएगा। अब इसके लिए जब बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो और आगे आएगा, और बढ़ेगा। मतलब सॉल्यूट जितना बढ़ रहा है, ध्यान से सुन, सॉल्यूट जितना बढ़ रहा है वेपर प्रेशर उतना कम हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ रहा है। फिर से, सॉल्यूट जितना बढ़ रहा है वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा कम हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। इसीलिए तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। किसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो सॉल्यूट पर डिपेंड करे। सॉल्यूट जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, ध्यान से देख, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी उतना ज़्यादा। सही है बोलना, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में ऐड करोगे सॉल्यूट
उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। अब मुझे बताना हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कैसे नाप सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे नाप सकते हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब किसको नापने का तरीका है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ सर, तो बेटा हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं मोलालिटी। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बोल, मोलालिटी। वी डू नॉट यूज़ मोलारिटी जानबूझ के, मोलारिटी को नहीं यूज़ करते हम लोग। अगर आपको याद हो तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था, बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, भूल गए तो इधर देख, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, मोलारिटी के फॉर्मूले में कौन आता है, वॉल्यूम आता है। और वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, टेम्परेचर बदलोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, वो बदलता है। तो अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे मोलारिटी ले लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग बढ़ा किसको रहे हैं, टेम्परेचर को ही बढ़ा रहे हो ना। तो जब टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बदलेगा तो मोलारिटी बदलेगी। तो मोलारिटी को लेने का फ़ायदा ही क्या है फिर, जब वो चेंज ही होते जा रहा है तो मोलारिटी ले सकते हो क्या, नहीं। तो क्या लेते हैं हम लोग, बोल, मोलारिटी। इसका क्या फॉर्मूला था, याद कर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसके फॉर्मूले में कौन आता है, देख, मास आता है। अब मास टेम्परेचर से चेंज नहीं, 15 ग्राम है तो 10 डिग्री पे ले या 100 डिग्री पे ले या 1000 डिग्री पे ले, कितना रहेगा वो, 15 ग्राम ही रहेगा। इसलिए हम लोग मोलारिटी नहीं यूज़ करते, बल्कि किसको यूज़ करते हैं, मोलारिटी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मोलालिटी। किस पर डिपेंड करता है, बोल। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर मोलालिटी को ही क्यों लिया, समझा, मोलालिटी को ही क्यों लिया, समझा, मोलारिटी को क्यों नहीं लिया, समझा, बोलो, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम and volume is a temperature dependent quantity. While measuring the boiling point elevation, as temperature changes, volume will also change, which will automatically affect the molarity. Hence we cannot rely on the molarity, we are taking molality, because molality depends on mass of solvent which is independent of temperature. इंग्लिश में बोला क्योंकि हिंदी में पहले ही बोल दिया था समझ में आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपको लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, खाली कहाँ दिया हुआ है वो देखो। सब लोग ध्यान से देखें बेटा, सब लोग पेज नंबर 36, वो रिमेंबर करके एक ब्लू बॉक्स दिया, देख, उसके नीचे वाला पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। वी आर डीलिंग विद द सिस्टम हुज टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। हम लोग एक ऐसे सिस्टम को बढ़ रहे हैं जिसका टेम्परेचर बदल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट नापते वक्त हम लोग टेम्परेचर को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। आगे देख क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोलारिटी। हम लोग सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी में दिखा सकते क्या, नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, देख वो भी आगे लिखा हुआ है, विच चेंजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बदलती है। क्यों, मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम टेम्परेचर से बदलता है, समझ रहा है। आगे देख क्या लिखा हुआ है, whereas मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी टेम्परेचर से चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, मोलालिटी टेम्परेचर से चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके फॉर्मूले में कौन आता है, मास, और मास के ऊपर टेम्परेचर का इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग मोलारिटी को नहीं यूज़ कर रहे हैं और मोलालिटी को यूज़ कर रहे हैं। जिधर आप सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ से एग्जामिनर्स क्वेश्चन सेट करते हैं, समझो ज़रा ध्यान से। ये कोई नहीं पढ़ के जाएगा, ये कोने कापचे वाली चीज़ है जिसको हम लोग कचरा समझ के छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, while measuring boiling point elevation we take concentration of solution in terms of molality. Why not molarity? Explain. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को पढ़ते वक्त हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए मोलालिटी का इस्तेमाल करते हैं, मोलारिटी का नहीं करते। बताओ क्यों। अभी कोई बहुत रॉकेट साइंस है, मुश्किल चीज़ नहीं, सिंपल सी बात है। मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। मोलारिटी पे नहीं डिपेंड कर सकते हम लोग। मोलालिटी के फॉर्मूले में मास आता है जिसके ऊपर टेम्परेचर का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग मोलालिटी को यूज़ कर रहे हैं। इतनी आसान बात है, अगर आपको पता है तो आप लिख लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो भले से आपको कोने कापचे में दी हुई चीज़ लग रही, लेकिन उसके ऊपर भी देयर माइट बी अ क्वेश्चन पॉसिबल ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। समझ में आ रहा अच्छे से, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। चल आगे देखते, आगे देखते। अभी यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखा हूँ, वर्ड्स में लिखा हूँ, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं। क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को किससे दिखाते हैं, बोल, डेल्टा टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी डिपेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, मोलालिटी को। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन को। किसको, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। बोर्ड पे देख, डेल्टा टीबी को ऐसे ही रहने दे, मोलालिटी को ऐसे ही रहने दे। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो इक्वल टू के साथ एक
कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको KB से दिखाते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको किससे दिखाते हैं बोल? KB से। इसका नाम है, बोर्ड पर देखेंगे, इसके कुछ 2-3 नाम है इसके, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसका नाम है, पहला नाम है इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। पहला नाम क्या है बोल? मच ऑब्वियस। बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के फॉर्मूले में आ रहा है ना वो, तो नाम क्या बेटा उसका? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम है इसका मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या बेटा इसका? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलाल वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में कौन है देख? मोलालिटी। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं बेटा इसको? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस KB के 3 नाम है। यू कैन कॉल इट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एकदम अच्छे से समझा। अब जब ये कांस्टेंट का नाम लेके आए हैं तो जाहिर सी बात है उसका डेफिनेशन भी लेके आना पड़ेगा। तो लेट अस डिफाइन दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? KB को डिफाइन कैसे करेंगे? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। तो किसी भी चीज़ का डेफिनेशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला चाहिए होता है। डेफिनेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा बोल? फॉर्मूला। तो जरा देख KB का फॉर्मूला क्या है, सब लोग ध्यान से देखना। KB का फॉर्मूला क्या है देख? KB इज इक्वल्स टू, KB अकेला करना, ये M इधर आ जाएगा, क्या बनेगा बोल? डेल्टा TB बाय स्मॉल m, मोलालिटी, है ना। अब डेफिनेशन के लिए देख मैं क्या कर रहा हूँ, इफ मोलालिटी इज 1, मोलालिटी कितनी है बोल? 1। अच्छा मोलालिटी का यूनिट याद है? मोल पर kg। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है बोल? मोल पर kg, या उसको मोलाल भी कहते हैं, याद है? MOLAL, या सिर्फ स्मॉल m भी लिख सकते हो आप। मोलारिटी का था मोल पर लीटर, उसको मोलार बोलते हैं। मोलालिटी का था मोल पर kg, उसको मोलाल भी कहते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? तो मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन मैंने कितना ले लिया बोल? 1 मोल पर kg। कितना ले लिया बोल? 1 मोल पर kg। कितना ले लिया बेटा? 1 मोल पर kg। तो मुझे बताना KB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा TB। सही है? KB की वैल्यू किसके बराबर होगी बोल? क्योंकि ये कितना हो गया है? 1। तो डेफिनेशन देख, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट is defined as boiling point elevation of a 1 molar solution। कितना सिंपल डेफिनेशन देख। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये डेल्टा TB कौन है रे? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ना। तो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ 1 मोलार सॉल्यूशन। किसी भी 1 मोलार सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है उसी को उस सॉल्यूशन का क्या कहते हैं बोल? KB, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सही बात है या गलत बात है? अगर मैंने सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 मोल कर दिया तो KB डेल्टा TB दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 1 मोलार सॉल्यूशन का जो डेल्टा TB होता है वही उस सॉल्यूशन का क्या होता है? KB होता है। ये डेफिनेशन। तो अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफाइन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, डिफाइन कर लोगे। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ 1 मोलार सॉल्यूशन। खत्म। अभी जब डेफिनेशन लिख लिए तो और क्या लगेगा अपने को? SI यूनिट देख यूनिट ऑफ KB। ध्यान दिया, यूनिट ऑफ KB। बेटा KB का फॉर्मूला क्या है? देख KB का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TB बाय मोलालिटी। डेल्टा TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है? TB माइनस TB नॉट। ये TB नॉट दोनों कौन है? टेम्परेचर है ना, दोनों कौन है बोल? समझ, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में। तो केल्विन माइनस केल्विन भी क्या आएगा? केल्विन में आएगा, है ना। 50 केल्विन में से 10 केल्विन निकालो, आंसर कितना आया? 40 केल्विन। तो टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर यानी डेल्टा TB आंसर किस में आएगा? केल्विन में। तो डेल्टा TB को अपन किस में नापते बोल? केल्विन में, डिग्री केल्विन में। अब मोलालिटी का यूनिट अब भी बताया क्या होता है बोल? मोल पर kg। तो ज़रा ध्यान से देखना KB का यूनिट क्या बनेगा, ध्यान से देख। KB का यूनिट बनेगा बेटा, ये केल्विन ऐसे ही रहेगा, केल्विन ऐसे ही रहेगा। ये पर kg दिख रहा है, ऊपर जाके kg हो जाएगा। -1 है ना, ऊपर जाएगा तो +1, और ये मोल +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि KB का यूनिट होता है, KB का यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल। KB का यूनिट क्या होता है बोल? केल्विन kg पर मोल। KB का यूनिट केल्विन kg पर मोल। अच्छा, अगर ये टेम्परेचर जो लिए थे ये केल्विन नहीं होता, सेल्सियस होता,
तो डेल्टा टीबी भी किस में आता है? सेल्सियस में। और ये यूनिट क्या रहती है बोल? ये यूनिट क्या रहती है? डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। तो ये दोनों यूनिट है। ये क्या है बेटा बोल? दोनों यूनिट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डेल्टा टीबी होता है ना, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये दो टेम्परेचर का क्या है बेटा? डिफरेंस। तो जब भी दो टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं ना, उसका आंसर डिग्री सेल्सियस में जितना आएगा ना, सेम उतना, सेम एग्जैक्टली उतना ही डिग्री केल्विन में भी है। जितना डिग्री सेल्सियस में आएगा एग्जैक्टली उतना ही डिग्री केल्विन में भी आएगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर पहले भी समझा चुका हूँ। अगर भूल चुके तो फिर एक बार बता रहा हूँ कैसे। बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख, फिर एक बार बता रहा हूँ कैसे। समझ, एक टेम्परेचर है 50 डिग्री और एक टेम्परेचर है 100 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस बता। ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है, दोनों के बीच का डिफरेंस 50। सही है। केल्विन में बदल, केल्विन में कैसे बदलते रहे? 273 ऐड करके केल्विन में बदल। 100 प्लस 273 373, 50 प्लस 373, 3 और 0 3, 7 5 12, 2 और 1 3, 323। इन दोनों को माइनस करके डेल्टा टी निकाल। ध्यान से देख, 3 में से 3 गया 0, 37 में से 32 गया 5, कितना आ रहा है? 50 ही आ रहा है। सेल्सियस में भी 50 आ रहा था, केल्विन में भी क्या आ रहा है? इसके पीछे का रीज़न बताऊँ? इधर सुन, ये केल्विन में बदले, इधर 273 ऐड किए, इधर 273 ऐड किए, डिफरेंस करने के लिए बीच में माइनस करोगे। जब ये माइनस होगा तो इन दोनों की साइन क्या हो जाएगी? चेंज। तो ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस माइनस, प्लस 273 माइनस 273 कैंसिल। तो 273 नहीं भी ऐड करते तो भी चलता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? कैंसिल। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वैल्यू, ध्यान से सुन, डिफरेंस इन टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में जितनी आती है सेम उतनी ही केल्विन में भी आती है। अगर 200 डिग्री सेल्सियस, समझ, तुमको इसका वैल्यू दिया 200, ध्यान दे, इसका वैल्यू दिया 200 और इसका वैल्यू दिया 180, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, ये 180 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आएगी? 20 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितनी आएगी? 20 डिग्री केल्विन। ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, जितना डिफरेंस सेल्सियस में आएगा उतना ही डिफरेंस केल्विन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी सेल्सियस में आती है सेम उतनी केल्विन में भी है। रीज़न समझा उसका? अच्छा, एक बात और नोटिस करना ज़रा, केबी का फॉर्मूला भी क्या होता है? केबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी। तो केबी किससे आता है? डेल्टा टीबी से। अगर डेल्टा टीबी में सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो केबी पे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना भाई। सेल्सियस में रख रहे हो तो भी डेल्टा टीबी उतना ही है, केल्विन में रख रहे हो तो भी डेल्टा टीबी उतने। इधर 20 डिग्री सेल्सियस रख रहा हूँ तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 20 है, केल्विन में रखूँगा तो भी 20 ही आएगी ना। तो केबी का भी वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आएगा। यानी कि केबी की वैल्यू भी डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल हो या फिर डिग्री केल्विन केजी पर मोल हो, दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली क्या आता है बोल? सेम। तो केल्विन और सेल्सियस से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम अच्छे से समझा बेटा? तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू, दो फॉर्मूले आगे आपके पास, देखा, दो फॉर्मूले आगे। एक फॉर्मूला कौन सा? टीबी माइनस टीबी नॉट। जब आपको देगा कि भाई प्योर सॉल्वेंट का इतना बॉइलिंग पॉइंट था, सोल्यूशन का इतना बॉइलिंग पॉइंट था, तब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। आपको नहीं बताया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, आपको केबी और मोलालिटी बताया, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? अब लास्ट चीज़ मैंने आपको बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, जैसे वेपर प्रेशर की मदद से की, सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो जो लास्ट डेरिवेशन यहाँ पर रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आ सकती है, बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है। रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देख, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब कौन रे? डेल्टा टीबी एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कौन? M2। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। यही फॉर्मूले से हो जाएगा, खत्म है, यही फॉर्मूले से हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखना है बेटा। सिंस डेल्टा टीबी की वैल्यू बराबर होती है KB इंटू एम। डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है बोल? KB इंटू एम। बस ये मोलालिटी निकाल के इधर रख दो, काम खत्म है। मोलालिटी निकालो, यहाँ पे रख दो, काम खत्म है, ठीक है ना? तो सब लोग ध्यान से देखना। लेट W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट
W मास, 2 सोल्यूट। तो ये सोल्यूट का मास है ना, किस में दिया रहता है अपने को, देने ही चाहिए, किस में दिया रहता है बोल, ग्राम। W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दिया, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट को W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज M2। और सोल्यूट का मोलार मास कितना लिया बोल, M2। तो ये मैं बता रहा हूँ W2 कौन है, W1 कौन है, M2 कौन है। W2 मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों किस में दिया रहेगा हमेशा, नहीं भी दिया तो ग्राम में कर उसको, नहीं भी दिया तो ग्राम में कर, ठीक है। आगे क्या बेटा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट को क्या ले लिया मैंने, M2। ये किस में रहता है बोल, M2 किस में रहता है बोल, M2 ग्राम पर मोल। मोलार मास हमेशा किस में दिया रहेगा, M2 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल में दिया रहेगा। आप निकालते हो तो भी किस में निकालते बोल, ग्राम पर मोल। अब मुझे चाहिए क्या बोल, व्हाट डू आई नीड, मोलालिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास यानी W, सॉल्वेंट पानी 1, किस में, kg में। तो इसको ध्यान में रखना। पहले बात करते हैं N2 की, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान दे, हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं N2 से। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, मास अपॉन मोलार मास। तो मास को W से दिखा रहा हूँ, मोलार मास को M से दिखा रहा हूँ। तो अगर सोल्यूट लिए तो ये दोनों भी किसके रहेंगे, सोल्यूट। तो N2 की वैल्यू होगी W2 बाय M2, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सही है, ये कौन आ गया मेरे को बोल, N2। और क्या लगता है मोलालिटी के फॉर्मूला में, और क्या लगता है देख, और क्या लगता है, W1 इन kg। लेकिन सर हम लोगों को हमेशा किस में दिया रहेगा, ग्राम में। तो अब ये तो बवाल हो गया सर, इधर kg में चाहिए दिया हुआ ग्राम में रहेगा, kg में चाहिए दिया हुआ ग्राम में रहेगा। तो हम लोग ना इसको kg में बदल देते, फॉर्मूले में ही बदल दो, ताकि न्यूमेरिकल में कुछ चेंजेस ना करने पड़े, फॉर्मूले में ही बदल दो। तो इधर ध्यान से देखा, मास ऑफ सॉल्वेंट, देख रहे, देख 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 देख, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बोल, W1 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बोल, W1 ग्राम। बेटा मेरे को बताना 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ना, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000, 1000 यानी 10⁻3। तो ग्राम में कितना kg रहेगा, ये 10⁻3 इधर नीचे आएगा और ऊपर जाएगा तो -3, यानी ग्राम से kg में कैसे जाते बोल, ग्राम से kg में कैसे जाते हैं, 10⁻3। तो जो W1 ग्राम लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, W1 इंटू 10⁻3। क्या किया समझा, क्या किया समझा, ग्राम को किस में बदला, kg में। कैसे बदला, ग्राम से kg में कैसे जाते, 10⁻। सर ये सब कन्वर्जन तो न्यूमेरिकल में करने का नहीं कर रहे हम लोग, काम आसान करके ले रहे। न्यूमेरिकल में ग्राम में ही दिया रहेगा हमेशा, इधर ही कर लो कन्वर्जन, फॉर्मूले में ही, न्यूमेरिकल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। तो W1 ग्राम को मैंने किस में बदल दिया, देख kg में। कितना आ रहा है, W1 इंटू 10⁻3 kg। ये -3 नीचे जाएगा तो 10⁻3 ना। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, बोलना क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, W1 डिवाइड बाय 10⁻3 मतलब 1000 kg। क्या बोल, 1000 kg। ये क्या आ गया मेरे को, ये क्या आ गया मेरे को बोल, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये क्या आ गया मेरे को बोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ तक समझा रहे। अब बात करते हैं मोलालिटी की। सिंस मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है मोलालिटी का, क्या फॉर्मूला होता है मोलालिटी का बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जिसको किससे दिखाते बोल, N2 से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दोनों का वैल्यू निकाल लिया हमने, रखो फटाफट, देखो रखो। Therefore small m is equals to number of mole of solute N2। कितना था N2, बोलना कितना N2, W2 by M2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कितना है रे, W1 बाय 1000। ध्यान से देख, ये W2 बाय M2 को ऐसे ही रहने दे, ये W1 बाय 1000 ऊपर जाएगा तो 1000 बाय, ये मेरे को क्या रही बोल, मोलालिटी। पुट इन इक्वेशन 1, क्या बनेगी देख इक्वेशन 1, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB स्मॉल m की जगह पर क्या आ जाएगा बोल,
W2 बोलना, स्मॉल m के ऊपर क्या है, W2 1000 डिवाइड बाय M2 W1। तो फाइनली मेरे को फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, मेरे को फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, ये 1000 को शुरू में ले ले, 1000 KB W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अगर मैं आपको मोलार मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखने बोलूँ तो यहीं से बता क्या आएगा, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला 1000 KB W2 डिवाइड बाय डेल्टा TB। तो अगर न्यूमेरिकल में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा होगा, अगर न्यूमेरिकल में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा होगा तो हम लोग सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पूछा होगा तो समझ, अब इधर कौन किसको दिखा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले KB कौन है, बोल KB कौन है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या यूनिट होता है बेटा इसका, क्या यूनिट होता है बोल, सब 2 यूनिट हो सकता है इसका, या तो डिग्री केल्विन kg पर मोल, या फिर डिग्री सेल्सियस kg। दोनों में से कौन सा रहेगा तो चलेगा, दोनों में से कौन सा रहेगा तो चलेगा, दोनों चलेगा। क्यों, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। अच्छा, एक बात और मैं इसके लिए बता दूं, KB के लिए सेम फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। ये एक दिए गए सॉल्वेंट के लिए क्या होता है बेटा, बोल सेम। जब तक आप सॉल्वेंट को नहीं बदलो ना, KB की वैल्यू नहीं बदलती। जैसे समझ तुमको सॉल्वेंट दिया है वाटर, सॉल्वेंट क्या दिया है बोल, वाटर, और उसका KB दिया है समझ 1.73, ऐसा दिया KB कितना दिया है 1.7। अब उस वाटर में तुम यूरिया डालो, उस वाटर में तुम सॉल्ट डालो, उस वाटर में तुम शुगर डालो, कुछ भी डालो, कौन बदल रहा है, सॉल्यूट बदल रहा है, सॉल्वेंट क्या है बोल सेम। तो जब तक सॉल्वेंट सेम रहता है KB की वैल्यू भी क्या रहती है बोल, बैठ गया दिमाग में। KB सिर्फ कब बदलेगा बोल, जब सोल्यूशन बदलेगा तब। KB कब बदलेगा, जब सॉल्वेंट बदलेगा। सॉल्यूट कुछ भी रहे, सोल्यूशन कुछ भी रहे, जब तक सॉल्वेंट सेम है KB की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। समझा, क्योंकि आपका KB उठाना इसका ढक्कन जरा पीछे गिरा, किधर गिरी, ये बुरखा उठा तेरा, ध्यान दे बेटा, इसको ऐसा पकड़ के बैठ, हवा मत लगने दो। इधर देखो, इधर देखेंगे सब लोग। ये हो गया KB के बाद नेक्स्ट क्या बेटा, W2 और W1। व्हाट इज W2 W1 बोल, W2 W1 कौन है बोलना, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 हमेशा किस में होना चाहिए बेटा, ये हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम, और कुछ नहीं, सिर्फ ग्राम। हम लोग सब करते वक्त इसको ग्राम में ही मान के चल रहे, ये ग्राम में, मिलीग्राम kg कुछ भी दिया रहेगा, हम लोग इसको हमेशा किस में बदल के लेंगे, ग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट M2 कौन है बोले, M2 कौन है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। इसका यूनिट क्या होता है बोल, ग्राम पर मोल, ये हमेशा इसी में होना चाहिए। और डेल्टा TB कौन है बोल, डेल्टा TB कौन है बोलना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वैल्यू और किसके बराबर होती है, TB माइनस TB नॉट। बोलते क्या इसको, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये किस में दिया होना चाहिए बोल, ये किस में दिया होना चाहिए, या तो सेल्सियस में या फिर केल्विन में, कौन सा चलेगा, दोनों क्यों सेम है, दोनों ही सेम है। अच्छा, यहाँ पर TB कौन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB नॉट कौन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का थ्योरी पार्ट पूरा फिनिश। अब बचा इसका क्या, न्यूमेरिकल। ये पूरा लिख लो और घर जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशिएशन पूरा खत्म करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से। जिनका घर दूर है, ये चेंबूर वाले, तुम लोग को फोटो लेके जाने का है तो चले जाओ, पानी भरा हुआ, रिक्शा नहीं जा रही है, पैदल ही जाओ, ठीक है। बाकी का लिख के जाएंगे, और जो रास्ते से डेली आते जाते ना उसी रास्ते से आओ जाओ, रास्ता चेंज मत करो, क्योंकि यहाँ तक पानी भरा है।